नमस्कार, 5 की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। तेलंगाना में बीजेपी और टीआरएस के बीच चल रही वर्चस्व की लड़ाई में कल दोनों ही दल जोर आजमाइश करने जा रहे हैं। जहां बीजेपी की ओर से गृह मंत्री अमित शाह मोर्चा संभालेंगे, वहीं टीआरएस मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की अगुवाई में टक्कर लेगी। मुद्दा है 17 सितंबर का, जिसे केंद्र सरकार पहली बार हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाने जा रही है। ये इसी दिन भारत की स्वतंत्रता के 1 साल बाद निजाम की अगुवाई वाले हैदराबाद राज्य का भारत गणराज्य में विलय हुआ था। वहीं तेलंगाना सरकार कल तेलंगाना एकता दिवस मना रही है। इसके तहत 3 दिनों तक कार्यक्रम होंगे। गौरतलब है कि केसीआर बीजेपी के खिलाफ केंद्रीय स्तर पर मोर्चा खोल चुके हैं। 2024 में बीजेपी को दिल्ली की गद्दी से उखाड़ फेंकने का ऐलान भी कर चुके हैं। इससे पहले जुलाई में भी बीजेपी और टीआरएस आमने सामने आए थे, जब पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हैदराबाद में की थी। कल के कार्यक्रम में अमित शाह सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड पर हिस्सा लेंगे। पड़ोस के बीजेपी शासित राज्यों कर्नाटक और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्रियों को भी इस कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया है। कार्यक्रम में वैसे तो के चंद्रशेखर राव को भी बुलाया गया था, लेकिन जाहिर है कि वो अपना अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। इसी दिन पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हैदराबाद में तिरंगा फहराया था। बीजेपी उन्हीं की विरासत को आगे बढ़ाना चाह रही है। रहा सवाल तेलंगाना का, तो बीजेपी को अपने लिए इस राज्य में अपार संभावनाएं दिख रही हैं। 2018 में केवल 1 विधानसभा सीट जीतने वाली बीजेपी ने बाद में लोकसभा चुनाव में काफी अच्छा प्रदर्शन कर 4 सीटें जीती थी। विधानसभा के 3 उपचुनाव भी बाद में जीते और इसी तरह हैदराबाद स्थानीय निकाय चुनाव में भी बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था। कमजोर होती कांग्रेस की जगह बीजेपी लेना चाहती है और इसीलिए कल का दिन शक्ति प्रदर्शन के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उस दिन निजाम को झुकाया, आज हमारे अमित शाह जी ने यही केसीआर मुख्यमंत्री को झुकाकर हम केंद्र सरकार जब मनाने का ऐलान किया, तब आगे आकर अब विमोचन के बदल हम समेक्यता के नाम पे ये आजादी उत्सव मनाएंगे जो ऐलान किया। इसीलिए लोगों को जानकारी होना है, यही इतिहास आने वाले पीढ़ी को पढ़ाना है। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार लगभग 25 साल से हर साल मनाते जा रहे, मगर सरकार कुचलती गई, दबाते गई, लाठीचार्ज किया, अरेस्ट किया, झंडा तक हमारे त्रिवर्ण झंडा तक फहराने नहीं दिया। जिस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल हैदराबाद से जुड़े, ये इतिहास भी लोगों को हम बताना चाहते। तो आखिर दांव पर क्या है, किस तरह से तेलंगाना को लेकर अभी राजनीति हो रही है और ये राजनीति कल एक तरह से शक्ति प्रदर्शन में तब्दील हो रही है। हमारे साथ चर्चा करने के लिए श्रीधर रेवुला रेड्डी साहब हैं, जो कि प्रवक्ता हैं टीआरएस के, साथ ही पीकेडी नाम्बियार हैं, बीजेपी समर्थक। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर। सबसे पहले रेड्डी साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। आखिर क्या कारण है कि केंद्र को अपना अलग और राज्य को अपना अलग कार्यक्रम वहां करना पड़ रहा है? देखिए, बीजेपी तेलंगाना में आज राजनीति के कारण यहाँ पर उन लोगों को पॉलिटिकल गेन्स, थोड़े सीट और जीतना है, थोड़े और पब्लिक में जाना है। क्यों बोले तो तेलंगाना में बीजेपी को कोई हिस्ट्री नहीं है, या बीजेपी के सिमिलर आइडियोलॉजी में जो लोग काम किए, किसी को भी ये तेलंगाना जो मर्ज हुआ है इंडियन यूनियन में, उससे पहले जो निजाम के रजाकार के ऊपर जो लड़ाई हुआ था, उसमें उन लोगों का कोई योगदान या भागस्वामी नहीं है, भागीदारी नहीं है। आज खुद को हिस्ट्री नहीं है, इसीलिए दूसरों का हिस्ट्री को अपनाना है और उसी के ऊपर यहां पर लड़ाई झगड़ा करना है और कोई तो भी एक नाम उसको दे के यहां पर पॉलिटिकल गेन्स करना है। यही तेलंगाना में आज बीजेपी का कार्रवाई है। ठीक है, मैं पूछना चाह रहा हूं कि इतने साल आपके गवर्नमेंट सेंट्रल में नरेंद्र मोदी जी आके 8 साल हो गए, अमित शाह जी ने पिछले 8 साल में क्यों तेलंगाना में ये लिबरेशन डे ऑफिशियली मनाया नहीं है? नंबर 2, कर्नाटका और महाराष्ट्र भी हैदराबाद स्टेट में थोड़े जो पोर्शन है वहां भी है, वहां क्यों किसी यूनियन मिनिस्टर को वहां पर भेज के वहां ऐसा परेड विरेड जो भी आप कर रहे हैं वहां क्यों नहीं कर रहे? हैदराबाद में आके आप क्यों कर रहे हैं? हैदराबाद में हमारा एक जनता से चुना हुआ गवर्नमेंट है, हमारा इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन हमसे बात करे बिना जी आप अपना
प्रोग्राम कोई दूसरा क्यों कर रहे हैं? लेकिन रेड्डी साहब, आप अपना जो आपसे लिखा हुआ हिस्ट्री जो है, इतिहास तो है, इतिहास तो सबके सामने है। रेड्डी साहब, इतिहास तो सबके सामने की जो निजाम है उसने विलय से इनकार किया था। एक साल के बाद जब यहां पे सरदार पटेल ने कहा कि सेना भेजी जा रही है, उसके बाद विलय के लिए तैयार हुआ और उसके बाद सरदार पटेल वहां गए, उन्होंने तिरंगा फहराया। तो ये तो तेलंगाना का इतिहास है, विरासत है, इस पर आपको तो गर्व करना चाहिए। इसमें क्या दिक्कत है आपको इसमें शामिल होने में? तेलंगाना में जो लोग हमारे जो एंसेस्टर है, पूर्वी है, सभी लोग रजाकार के खिलाफ लड़े हैं। हर सेक्शन, हर कास्ट हम लोग लड़े हैं और इसमें बीजेपी का कोई भागीदार नहीं। वही बता रहा हूं, तेलंगाना में इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। कांग्रेस बोलते हैं या उसके समर्थक बोलते हैं ये विलीन है, और बीजेपी बोलते हैं इसको लिबरेशन है, और कम्युनिस्ट उन लोगों का एक दूसरा ओपिनियन है। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री साहब ने ये सितंबर 17 को जातीय सమైक्यता दिवस ने घोषणा किया था, और आज तेलंगाना में 16 तारीख पूरे हमारे 119 जो विधानसभा क्षेत्र है, हजारों के तादाद में लोग बाहर आके आज रैलीज निकाले और इसको मनाया जा रहा है। ये इलेक्शन के लिए नहीं है। हम ये जो 75 साल हुआ है, ये मर्जर होके, इंटीग्रेशन होके, ये ओकेशन के ऊपर, ये संदर्भ में हम लोग ये जातीय सమైक्यता दिवस मना रहे हैं। नामबिहार साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा। जी रेड्डी साहब, मैं आपका चाहूंगा, लेकिन नामबिहार साहब से जवाब ले लेते हैं। आपने जो बातें कही हैं, क्योंकि देखिए दो बातें हैं नामबिहार जी। उन्होंने पहली बात तो ये कही कि शब्द को लेकर के एक राय नहीं है, लिबरेशन हुआ यानी उनकी मुक्ति हुई है हैदराबाद की, या फिर उसका मर्जर हुआ है, तो सबके सामने है। लेकिन बीजेपी इसको जिस तरह से मुक्ति के रूप में मनाती है, जैसे कि गोवा लिबरेशन डे मनाया जाता है, वैसे अब हैदराबाद लिबरेशन डे मनाने की बात हुई, तो इसको लेकर के थोड़ा सा वो कहते हैं कि आपका या आपकी पार्टी जिसका आप समर्थन करते हैं, कोई भूमिका नहीं रही है उस आंदोलन में। और ये जो पूरी कवायद की जा रही है, ये केवल और केवल बीजेपी की अपनी ताकत दिखाने, जमीन को मजबूत करने के लिए की जा रही है। और अगर ऐसा ही था तो फिर 7 साल क्यों इंतजार किया? जब सरकार बनी थी 2014 में, तभी उसी साल सितंबर में कह रहे थे कि हम हैदराबाद विलय दिवस मनाएंगे या हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाएंगे। जैसे अखिलेश जी, मेरे को ऐसे सुनकर, टीआरएस का प्रवक्ता का सुनकर ऐसे लगता है कि केसीआर ने हमें हैदराबाद से लिबरेशन देके दिया है। जो हैदराबाद को जो भारत के साथ जोड़ा है केसीआर ने। आपको पता नहीं हो तो मैं बता रहा हूं, मे भी कुछ दिन के बाद तेलंगाना में ऐसे भी एक टेक्स्ट बुक आ जाएगा कि वही एक अवतार पुरुष था जो जिसको हैदराबाद को भारत के साथ जोड़ा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का कोई योगदान नहीं है। सबसे पहले मैं टीआरएस को और केसीआर जी को और उनका पार्टी का प्रवक्ता को यह कहना चाहता हूं कि तेलंगाना एक राज्य है हिंदुस्तान के अंदर। अपने आप तेलंगाना एक कंट्री नहीं है। आपने देखा होगा ये जो कल होने वाला जो कार्यक्रम है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो करने वाला जो कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के लिए उनको निमंत्रण दिया था केसीआर को। जैसे कि आपने देखा है कि पिछली बार भी जो प्रधानमंत्री 3 बार जो तेलंगाना गया था, हैदराबाद गए थे, जब रामानुज मूर्ति को जो इनागुरेट करने गए थे, किसी भी वक्त जो प्रोटोकॉल को पालन ना करते हुए उन्होंने एक तरह से एक अपने आप को एक बहुत बड़ा हस्ती और हिंदुस्तान का एक तरह से, जैसे कहते ना, वो अपने आप को राजा समझने लग चुका है। मुझे लगता है कि जो किसी का जो कुर्सी खत्म होने से पहले का जो उछलना ये हो रहा है आज की तारीख में, उल्टा ये करना चाहिए। तो राज्य को, केसीआर को और टीआरएस को सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस दिवस के ऊपर अगर उन्होंने इतना ही इंपॉर्टेंस देना चाहते हो तो खुल के मिलकर कर लेता। तो क्यों ये राजनीति कौन कर रहा है? ये पिछले साल इन्होंने पूरी देश तेलंगाना के अंदर हर जगह तो रैली किया नहीं था, इस साल क्यों कर रहा है? ये सिर्फ और राजनीति है। दूसरी बात यह है कि जो हिस्ट्री को अंडू करने के लिए आप कह रहे हैं कि आरएसएस या बीजेपी कभी ये फ्रीडम मूवमेंट या हैदराबाद लिबरेशन में शामिल नहीं हुआ। सेम चीज मैं आपसे पूछता हूं, केसीआर और टीआरएस तब थे क्या? टीआरएस और केसीआर जब लिबरेशन का टाइम पे 1948 में थे क्या? सितंबर 7 को वो लोग थे। तो आई थिंक हिस्ट्री को अंडू नहीं करना, अपने आप को ऐसे नहीं कि तेलंगाना जब केसीआर आने के बाद ही तेलंगाना हुआ, ऐसे नहीं है। तेलंगाना एक राज्य का पद पे आया की वजह से तेलंगाना हुआ है, तो तेलंगाना हुआ है। और दूसरा, हैदराबाद कैपिटल है तेलंगाना का। हैदराबाद तेलंगाना का कैपिटल है। जितना अधिकार आप 8 साल में क्या कर रहे थे?
उतना ही अधिकार सब क्यों नहीं आया? 50 बार आप आए थे। आपके के लक्ष्मण जी का अपने के लक्ष्मण जी का इंटरव्यू 8 साल में क्यों नहीं किया? ये शो शुरू होने से पहले के लक्ष्मण जी एक वरिष्ठ नेता है, फॉरगेट अबाउट वो बीजेपी का है और किसी का भी है, तेलंगाना के एक वरिष्ठ नेता है। उन्होंने बोला पिछले 38 साल से और 25 साल से वो लोग हरियाणा हैदराबाद दिवस मनाते हैं बीजेपी। लेकिन अब एक सवाल आपसे पूछूंगा जी रेड्डी साहब आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आपसे एक सवाल ये पूछेंगे जरूर। जो बात उन्होंने कही कि अगर बीजेपी आरएसएस की कोई इतिहास नहीं है इस आंदोलन में हिस्सा लेने का, तो क्या टीआरएस का इतिहास है? और क्या अगर इतिहास दोनों ही पार्टियों का नहीं है, मान लीजिए किसी तीसरी पार्टी का या लोगों का है, तो कम से कम सबको क्या मिलकर कैसे नहीं बनाना चाहिए? केंद्र और राज्य का टकराव क्यों दिखना चाहिए? अखिलेश जी, मेरे जो क्वेश्चन है नाम्बियार जी ने बोला नहीं है या समाधान दिया नहीं है। 25 साल से अगर बीजेपी लड़ रहा है, ये 25 साल में पिछले 8 साल भी है ना, उससे पहले एक 5 साल वाजपेयी जी का जमाना था, मतलब 13 साल, और उसमें और एक बार 5 साल जो आंध्र प्रदेश था हमारे पास, चंद्रबाबू नायडू जी चीफ मिनिस्टर थे, उन लोग शामिल थे, बीजेपी शामिल थे गवर्नमेंट में, अलग था। मतलब 18 साल, पूरे 25 साल में 18 साल जो आपके अनुकूल वातावरण है आपको करने का, आपको चांसेस थे, क्यों नहीं किए? इसका आपको जवाब नहीं मिलता। और क्या नामबिहार जी इसका कारण ये है, क्या इसका कारण ये है नामबिहार जी की बीजेपी को अब ये लग रहा है, नामबिहार साहब, अब बीजेपी को ये लग रहा है कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, कांग्रेस की जगह तेलंगाना में ले सकते हैं, इसलिए बीजेपी इस तरह से अलग अलग मौकों का फायदा उठाना चाह रही है? नामबिहार जी, अखिलेश जी, 1 मिनट। रेड्डी साहब इसका जवाब ले लो, उसके बाद मैं आपके पास दोबारा आता हूँ जी। 1 मिनट। अच्छा, बोल दीजिए, अपनी बात कर लीजिए। भागीदारी पूछ रहे हैं। ठीक है। टीआरएस पार्टी वाज फॉर्म्ड इन 2001। आपको उसमें जो लोग शामिल है, तेलंगाना के लड़ाई में जो शामिल है, हर एक सेक्शन में, हर एक आइडियोलॉजी से आके केसीआर जी के नेतृत्व में हम लोग ये स्टेट के लड़े हैं। और इसमें जो पिछले जो भावजाल है, उन लोगों का विचारधारा है, सब लोग जुड़े हैं। मैं ये आपको बताना चाह रहा हूं, मगर बीजेपी जो विचारधारा है। अब मैं आपको जवाब दूं, अब नामबिहार साहब को जवाब देने दीजिए, मेरे पास समय कम है। नामबिहार जी, मेरे पास 1 मिनट का समय, अपनी बात पूरी कर लें जी। बिल्कुल, मैं इसलिए कह रहा हूं कि भले ही समय कम है, मैं मान लेता हूं कि अगर 7 साल से अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री ने हैदराबाद दिवस मनाने के लिए हैदराबाद नहीं आया, तो इस साल आ गया, तो आपको क्यों साथ में मिलकर क्यों नहीं कर सकते? मैंने जैसे आपसे सवाल पूछे पिछले, अरे 7 साल में आपको मेरी जवाब पूरा सुन लीजिए ना। अगर आप पिछले 9 साल से अगर आप राज्य चला रहा है, तेलंगाना राज्य बनने के बाद, तब से लेकर आज तक आपने इतना बड़ा रैली और ये नहीं किया, क्योंकि आज केसीआर को समझ में आ गया है, उसका पैर मिट्टी निगल चुका है। केसीआर इज इन थ्रेट, गवर्नमेंट बन पाएगा नहीं बन पाएगा, इसी की वजह दैट इज द रीजन आज की आपको पार्टी 3 विधायक पार्टी रहा और 3 पार्टी रहेंगे। बीजेपी का नेता कोई आता है तो समझ में आया ना? आपको इतना तकलीफ बता रहे नाम्बिहार जी, अगर आपको राजनीति के लिए कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अगर आपको पॉलिटिकली बीजेपी के साथ चैलेंज करना है तो कर लीजिए। मेरे पास समय इतना ही है। नाम्बिहार जी, रेड्डी जी, माफी चाहूंगा आप दोनों से माफी चाहता हूं। मेरे पास समय इतना ही आज इस बहस के लिए, लेकिन कल निश्चित तौर पर एक तरह का शक्ति प्रदर्शन होने जा रहा है, जिसकी की एक भूमिका बन चुकी है। गृहमंत्री अमित शाह आज शाम को ही हैदराबाद पहुंच जाएंगे और कल एक तरफ अमित शाह का प्रोग्राम होगा, दूसरी तरफ के चंद्रशेखर राव का कार्यक्रम होगा। सवाल यही रहेगा कि आखिर तेलंगाना का ताज किसको मिलेगा? इसी की कवायद ये सारी हो रही है। 5 की बात पे फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। बिहार पुलिस ने बेगूसराय में मंगलवार को हुई अंधाधुंध फायरिंग का मामला सुलझाने का दावा किया है। इस मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। जिन्हें गिरफ्तार किया गया उनके नाम सुमित, युवराज, केशव उर्फ नागा और अर्जुन बताए गए हैं। ये सभी बेगूसराय के ही रहने वाले हैं। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार इस घटना का मास्टरमाइंड चुनचुन नाम का आरोपी है, जो अब तक फरार है। आरोपियों के राजनीतिक कनेक्शन भी सामने आए हैं। पुलिस ने इनके मोबाइल को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि इन पर आरोप है कि बेगूसराय की सड़कों पर कई किलोमीटर तक
ये लोग अंधाधुंध फायरिंग करते रहे, जिसमें एक की मौत हुई और करीब 10 से 11 लोग घायल हो गए थे। चार अपराध कर्मियों को पुलिस ने अरेस्ट किया है। घटना में प्रयुक्त 2 देसी पिस्टल को पुलिस ने जब्त किया है 5 कारतूस के साथ। घटना में जो एक मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी उसको भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। घटना में अपराध कर्मियों ने जिन कपड़ों का इस्तेमाल किया था जो सीसीटीवी में दिख रहे थे उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। और घटना में जो इन लोगों ने 4 मोबाइल फोन इस्तेमाल किए थे उसको भी पुलिस ने जब्त किया है। मैं इस सिलसिले में आपको बता दूं कि इस घटना को गंभीरता से लेते हुए डीआईजी बेगूसराय और पुलिस अधीक्षक बेगूसराय के द्वारा 4 स्पेशल टीमों का गठन किया गया था। तीनों का समावेश करते हुए और पुलिस के पास में जो सीसीटीवी फुटेज प्राप्त हुए थे, जो 22 लोकेशन से पुलिस ने उठाए थे, उसके अलावा तमाम सीडीआर का विश्लेषण किया गया। पुलिस आज बेगूसराय पुलिस ने इस मामले का उद्भेदन किया है और उसने विभिन्न टीमों के सहयोग से कुल 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। इसके अलावा मैं बता दूं, उसने इस घटना में प्रयुक्त 2 देशी पिस्तौल और 5 कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। घटना में जो मोटरसाइकिल प्रयोग में लाई गई थी वो मोटरसाइकिल भी गिरफ्तार कर ली है। इस घटना को लेकर लगातार राजनीति हो रही है। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे आतंकी घटना बताते हुए एनआईए से इसकी जांच की मांग की, तो नीतीश कुमार ने उन पर पलटवार किया। बेगूसराय की घटना में माननीय मुख्यमंत्री ने तो उस समय तक अपराधी नहीं पकड़ा पाया, लेकिन अपराधियों का जात भी बता दिया। दुर्भाग्य है। मैं डिमांड करता हूं कि अब बेगूसराय के गोलाबारी वो महज गोली नहीं था, महज 10 लोगों पर गोली नहीं चलाया गया, जान से नहीं खेला गया, बल्कि वो एक आतंकी हमला था। इसकी जांच एनआईए या सीबीआई से करवाया जाए। बीजेपी के नेता लगातार आरोप भी लगा रहे हैं और उसमें कुछ लोगों का नाम आया है जिसको लेकर ये कह रहे हैं कि ये गलत है, इन्वेस्टिगेशन सीबीआई या एनआईए से बात होनी चाहिए। बहुत तरह की बातें सामने आ। बताइए, घटना घटी है जहां पर, तो वहां का न करेगा पुलिस वाला जांच? वो जांच कर ही रहा है और जिन लोगों को भी वो उसको जो पता चला है और सारी बात से मालूम को अपना पकड़ा और पूरी बात वही लोग बताएगा, पूरी जानकारी देगा। कौन क्या वो लोग बोलते हैं उसमें मतलब सहयोगी मनीष कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर अधिक बातचीत करने के लिए। मनीष, ये अपने आप में एक तरह की विचित्र घटना है कि बाइक पर सवार हो और अंधाधुंध फायरिंग करते हुए अनजान लोगों के ऊपर उन्हें अपनी गोलियों से निशाना बनाते हुए लोग निकल जाएं। अब इनकी धरपकड़ तो हो गई है, लेकिन मास्टरमाइंड फरार बताया जा रहा है। ये भी जानकारी दी गई है कि इनके राजनीतिक कनेक्शन भी निकले हैं जो लोग पकड़े गए हैं। किस तरह की जानकारी मिल रही है पुलिस को इस बारे में? देखिए अखिलेश, अभी तक पुलिस ने इतना ही कहा है कि ये जो पूरा मामला था ये दहशत फैलाने के लिए किया गया था। ये दहशत क्यों फैलाया तो इसके बारे में पुलिस ने नहीं बताया है, लेकिन जो स्थानीय लोग हैं या जो सूत्र हैं जो अंडरवर्ल्ड की या आपराधिक घटनाओं पर नजर रखते हैं, उनका कहना है कि इसमें से जो मुख्य अभियुक्त है उसका एक शराब का कंसाइनमेंट पकड़ाया था, जिससे वो काफी खींचा हुआ था। उसी के प्रतिशोध में उसने इस फायरिंग करने का आदेश दिया या इस पूरी घटना को अंजाम दिया। लेकिन पुलिस ने अभी इसके रहस्य, इसके पूरे साजिश के पीछे की कहानी अभी नहीं बताई है, क्योंकि उनका कहना है कि जो 4 अभियुक्त उनकी गिरफ्त में अभी हैं, उनको रिमांड पर लेकर पूछताछ करना अभी बाकी है। लेकिन आप कह सकते हैं कि फिलहाल कोई राजनीतिक कनेक्शन की बात नहीं आ रही है, लेकिन हाँ, जो बिहार के राजनीति की सच्चाई है या बिहार के समाज की सच्चाई है, उसके ऊपर खूब बहस छिड़ रहा है। हालांकि लोग यही कहते हैं कि अपराधियों की जाति नहीं होती, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम जिस प्रकार से क्रैक हुआ है, उससे आप कह सकते हैं कि महागठबंधन में सारे लोग जो हैं वो राहत की सांस ले रहे हैं कि 72 घंटे के अंदर जो है इस पूरे घटना को न केवल क्रैक किया गया, सारे अपराधी उनकी गिरफ्त में हैं, बल्कि साथ ही साथ जो साक्ष्य, जो इम्पोर्टेंट जो एविडेंस थे, वो चाहे वो देसी पिस्टल हो या उनके कपड़े हों या उनके बाइक हों, और सीसीटीवी के सारे फुटेज उनको कंफर्म करने के लिए सारे साक्ष्य उनके पास अब मौजूद हैं। अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में पुलिस पूछताछ के आधार पर कब चार्जशीट करती है और इन्हें सजा दिलाने में कितना
समय लगाती है। लेकिन आप कह सकते हैं कि बेगूसराय में जो अंधाधुंध फायरिंग की घटना हुई, उसके सारे अभियुक्त जो हैं, सारे आरोपी जो हैं, वो अब उनकी गिरफ्त में हैं। हालांकि एक जो मास्टरमाइंड है वो अभी भी उनकी पहुंच से बाहर है, लेकिन पुलिस का कहना है कि उसे भी जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। अखिलेश। मनीष, एक दूसरा सवाल राजनीति को लेकर के है कि आपने कहा कि कोई राजनीतिक कनेक्शन अभी नहीं मिला है अपराधियों का, हालांकि इस ओर इशारा जरूर किया गया था, लेकिन जिस तरह से गिरिराज सिंह सक्रिय हुए, वहां गए हैं बेगूसराय में, और साथ ही उनका बयान भी अभी हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि इस पूरे मामले की एनआईए से जांच करानी चाहिए क्योंकि ये एक आतंकवादी हमले का मामला है। हालांकि नीतीश कुमार ने उसे खारिज कर दिया, लेकिन क्या ये आगे जाकर तूल पकड़ सकता है मामला? देखिए, आने वाले दिनों में बेगूसराय फायरिंग के ऊपर राजनीति होती रहेगी, लेकिन इस मामले में जिस प्रकार से पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जिस प्रकार के सीसीटीवी फुटेज हैं, जिस प्रकार के साक्ष्य, इसमें से 3 ऐसे अपराधी हैं जिनका पहले का क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, तो इसमें बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में राजनीति नहीं होगी। अब कोशिश यही होगी कि जिस प्रकार से बीजेपी आक्रामक थी, कुछ सवालों को उठाकर वो इस मामले को रफा दफा करना चाहेगी, क्योंकि जो अपराधियों का भी जो जब बात जाति पर होगी तो निश्चित रूप से थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि बीजेपी इस पर बैकफुट पे होगी। तो इसलिए लगता नहीं है कि इसे बहुत ज्यादा आने वाले दिनों में तूल दिया जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ तो सवाल उठाए जाएंगे। आज भी जैसे कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले एक आरोपी की मां आके उसने एक सीसीटीवी फुटेज दिया कि जब घटना हो रही थी तब वो उसका बेटा जो है एक ढाबे पर बैठ कर खा रहा था, लेकिन पुलिस ने कहा कि उस समय वो जो भी घटना को अंजाम दे रहे थे उनके साथ वो टच में था और उसके डिजिटल सारे रिकॉर्ड मिले हैं, सारे उनको साक्ष्य मिले हैं, उसी के आधार पर उसकी गिरफ्तारी हुई है। अखिलेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनीष इस तमाम जानकारी के लिए। तो 5 की बात में वक्त है एक ब्रेक का। भारत अपने नए मेहमान का इंतजार कर रहा है। ये मेहमान कोई और नहीं बल्कि 8 चीते हैं जो कल सुबह नामीबिया से विशेष विमान से पहुंच रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में चीते छोड़ने के समय मौजूद रहेंगे। नामीबिया की राजधानी विंडहॉक से 16 सितंबर को एक चार्टर्ड हवाई जहाज से 8 चीतों को भारत लाया जा रहा है। इनमें 3 नर चीते और 5 मादा चीते हैं। चीतों को भारत लाने के लिए विशेष विमान की तस्वीर सामने आई है, जिसमें चीतों की खूबसूरत पेंटिंग की गई। विमान कंपनी ने इस फ्लाइट को विशेष फ्लैग नंबर 118 दिया है। कंपनी दुनिया में पहली बार चीतों को शिफ्ट करने के लिए फ्लाइट का संचालन कर रही है। ऐसे में ये उनके लिए एक ऐतिहासिक पल है। मध्य प्रदेश का सौभाग्य मानता हूं कि हम टाइगर स्टेट तो थे ही, लेपर्ड स्टेट भी हैं और अब चीता स्टेट भी मध्य प्रदेश होने वाला है। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं, भारत सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमने 20 साल पहले कूनो को तैयार किया था कि यहां वाइल्ड लाइफ पनपेगी और कई गांव हटाए थे ताकि वो सुरक्षित सेंचुरी बने जहां चीते आए और बाकी तरह की वाइल्ड लाइफ भी वहां रहे। चीन के चांगशा शहर में 600 फुट से भी ज्यादा ऊंची बहुमंजिला इमारत में भीषण आग लग गई। चीन के स्टेट ब्रॉडकास्टर सीसीटीवी ने जानकारी दी कि लगभग पूरी इमारत आग की चपेट में आ चुकी है और आसमान काले धुएं से भर गया। खबरों के मुताबिक इमारत में एक टेलीकॉम कंपनी का ऑफिस था। रिपोर्ट्स के अनुसार 36 फायर ब्रिगेड के ट्रक और करीब 300 फायर फाइटर्स मौके पर तैनात हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि नीचे से ऊपर तक सारे फ्लोर बुरी तरह से जल रहे हैं। इसके चलते चांगशा शहर में अफरा तफरी का माहौल है।
बिहार के बेगूसराय में चलती ट्रेन की खिड़की से मोबाइल चुराने की कोशिश में एक चोर की जान पर बनाई। बेगूसराय से खगड़िया जा रही ट्रेन जब साहेबपुर कमाल स्टेशन छोड़ रही थी, तभी इस चोर ने खिड़की में हाथ डालकर एक यात्री के मोबाइल को छीनने की कोशिश की। तभी यात्री ने उसका हाथ पकड़ लिया। करीब 15 किलोमीटर तक यात्रियों ने उसे ऐसे ही लटकाए रखा। इस दौरान चोर यात्रियों से मिन्नतें करता रहा कि हाथ टूट जाएगा या वो मर जाएगा, लेकिन फिर भी यात्रियों ने उसे नहीं छोड़ा। बाद में इसे खगड़िया स्टेशन पर जीआरपी के हवाले कर दिया गया, जहां उसके खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया गया।